अगर आप जर्मनी में रह रहे हो या फिर कहीं और से जर्मनी मूव हो रहे हो और आपके मन में प्लान है कि लॉन्ग टर्म में आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आपके मन में सवाल है कि मेरी रेंटल इनकम क्या होगी, मेरे को इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने की कॉस्ट क्या होगी, मेरे मंथली रेट्स क्या होंगी, इंस्टॉलमेंट क्या होगी और मैं इस प्रॉपर्टी से कितना कमा सकता हूँ और लॉन्ग टर्म में इसकी एप्रिसिएशन क्या होगी, 4 टू 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स में इसको मैं कितना प्रॉफिट इस पर ले सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम संदीप खेरा है और आप कॉनिकल एजुकेशन देख रहे हैं। और अगर आपने इस चैनल पर वीडियोस पहले देखी हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशंस को अनेबल कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैंने अपने बाकी सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक्स भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हैं। आप उन पर जाकर मेरे लिंक्स को मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट क्या है, आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, आप कितना मंथली रेट, मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो और बैंक आपको कितना लोन देगा। तो ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आप बाद में ये वीडियो देख सकते हो जो ऊपर है। अभी के लिए आप क्योंकि इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी है ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े, आपकी कॉस्ट कम हो, क्या ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आप कम से कम प्राइस में एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकें जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है। जर्मनी में सबसे पहले कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हो और थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको जल्दी से बेचना। अगर आप सोचो कि हाँ मैं खरीद के 1-2 साल में बेच दूंगा तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब तक आप उसको 10 साल से पहले बेचोगे तो आपको एक टैक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा उस पर। आई थिंक उस पर 20 to 30% टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए ज़्यादा आसान यही रहता है कि आप उस प्रॉपर्टी को 10 साल तक अपने पास रखो। पर अब जब आपको उस प्रॉपर्टी को 10 साल तक रिटेन करके रखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी पॉकेट से उसका मंथली रेट पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि वो प्रॉपर्टी आपको ऑनगोइंग मंथली रेट रिटर्न करे, आपको रेंटल इनकम आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी देखनी है जहाँ पर आपको अच्छा रेंट मिले। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको सोचनी होंगी। सबसे पहले तो कि कोशिश करो कि छोटा अपार्टमेंट या छोटा घर मत खरीदो क्योंकि छोटा घर जब होगा तो बैंक का लोन तो कुछ ज़्यादा रिड्यूस होगा नहीं। अगर आप 3 या 4 लाख की प्रॉपर्टी देख रहे हो, मीडियम घर अगर 4 लाख का है, 3 लाख का है म्यूनिक में फॉर एग्जांपल, तो अगर आप छोटे घर के लिए जाओगे, 1 रूम अपार्टमेंट के लिए जाओगे तो आपको 2 से ढाई लाख का मिल जाएगा। तो आपका लोन तो ज़्यादा कम हुआ नहीं लेकिन उससे रेंटल इनकम ऑलमोस्ट आपकी हाफ हो जाएगी और जिससे आपको अपना मंथली रेट पे करने में मुश्किल होगा। तो कोशिश करो कि आप हमेशा फ़ोकस करो कि कम से कम 2 रूम का अपार्टमेंट देखो, 2 रूम का घर देखो, जिससे कि वो आपको एक अच्छी रिटर्न दे, आपका मंथली रेट इंस्टॉलमेंट को कवर कर सके, उस रेंट से आप उसको पे आउट कर सको और आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी मत नहीं डालना पड़े। या फिर आप एक छोटा-सा अमाउंट में भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 यूरो आप सोच सकते हो कि आपको डालने पड़े ऊपर से, बट वो भी अवॉइड किए जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सोच समझ के इन फैक्टर्स को कंसीडर करो। जैसे कि मैंने बताया कि एक मीडियम साइज़ का अपार्टमेंट हो, मीडियम साइज़ मान के चलो कि कम से कम 45 से 50 स्क्वायर मीटर, बिकॉज़ हालाँकि 50 स्क्वायर मीटर एक छोटी मीडियम साइज़ में आ जाती है, लेकिन फिर भी ये आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकती है एज़ एन रेंटल इनकम। क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, मंथली कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और बिजली के बिल होते हैं, हीटिंग्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है कि आप वो सारी चीज़ें आप कवर कर सको उस रेंट में। ठीक है? या फिर आपका टेनेंट आपको वो ऊपर से पे करे, या फिर डायरेक्टली पे करे इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीटिंग जो भी है। तो जब भी आप सोच रहे हो कि आपको ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आप सिटी के अंदर खरीदो, शहर के अंदर खरीदो। उसका एडवांटेज क्या होगा, वो प्रॉपर्टी हालाँकि वो प्रॉपर्टी थोड़ी-सी महँगी मिलेगी आपको कंपेयर टू सिटी के बाहर जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? लेकिन उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपको रेंटल इनकम ज़्यादा आएगी। अगर बाहर आप 2 रूम अपार्टमेंट है, 50 स्क्वायर मीटर है, अगर बाहर आपको उसका रेंट 800-900 मिल रहा है तो सिटी में आप उसका 1200 भी ले सकते हो, 1300 भी ले सकते हो क्योंकि म्यूनिक इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा। तो मे बी अगर आपने 30-40,000 एक्स्ट्रा पे करके उस प्रॉपर्टी को खरीदा है कंपेयर टू बाहर आपको 50,000 सस्ती मिल रही है, तो अंदर वो इतनी महँगी मिलेगी बट आपकी रेंटल इनकम बढ़ जाएगी और आपका मंथली रेट फुली कवर्ड हो जाएगा।
और उसमें आपको कुछ चीज़ें और देखनी है कि उसमें पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है, बालकनी है या नहीं है, और उसके अलावा कोई गार्डन है या नहीं है, और वो घर या वो प्रॉपर्टी जो है ट्रेन स्टेशन से कितनी दूर है, बस स्टॉप से कितनी दूर है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आप एक अच्छा रेंट चार्ज कर सकते हो। जब आप ये सारी चीज़ें सोचोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूर मेंशन करूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको शायद 30-40 और मे बी 50,000 यूरोज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़े, क्योंकि आप सिटी के अंदर देख रहे हो। लेकिन आप ये सोचो कि हालाँकि मंथली रेट आपका वो 50,000 को कवर नहीं कर सकता, लेकिन आप ये सोचो कि अगले 5 साल या 10 साल में वो प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा एप्रिशिएट हो जाएगी कि आपका वो 50,000 एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 साल में मैंने देखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी को 2014 से 2018, 19-20 में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी जो 2-2 लाख की एप्रिसिएशन में हुई थी 5 सालों में। और इवन 3 साल पहले जब मैंने लिया था उसमें मेरे को काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दिख रही हैं, और 5-10 इयर्स में उसमें कितनी ज़्यादा एप्रिसिएशन आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल कंपनसेट कर देंगी। तो इस बारे में मत सोचो कि अगर आप शहर के अंदर खरीद रहे हो तो वो एक्स्ट्रा को आप कैसे कवर करोगे, उसको कैसे पे आउट करोगे। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी अपने आप कवर कर देगी एप्रिसिएशन के थ्रू। सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट ये है कि आप अपना मंथली रेट, अपना मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैसे घटा सकते हो। उसके लिए कुछ छोटी-छोटी ट्रिक हैं। सबसे पहले तो आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी जर्मनी में काफ़ी कम है। वो वेरी कर रहा है 0.8, 0.7 से लेके 2% तक मैक्सिमम। सो व्हिच इज़ अ वेरी गुड रेट स्टिल आई वुड से, क्योंकि 2013 से लगातार मैं देख रहा हूँ रेट 3, साढ़े 3%, 4% होता था। तो धीरे-धीरे आते-आते वो आज की डेट में 0.8 तक पहुँच गया है, जो कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक अच्छी ऑप्शन है। तो इस रेट को कम कैसे किया जा सकता है? इसका सबसे पहले तो आप डाउन पेमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है? नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर 3 से 4 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो 30 से 40 हज़ार पे कर देंगे, 25 हज़ार पे कर देंगे। सो 10% बेसिकली डाउन पेमेंट लोग कर देते हैं। बट उससे क्या होता है कि आपने एक बार तो कम डाउन पेमेंट में घर ले लिया, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपको बैंक कम इंटरेस्ट रेट नहीं देगा उस प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपने कम डाउन पेमेंट करके उस घर को खरीदा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। वो 1.5% भी हो सकता है, वो 2% भी हो सकता है। क्यों ना आप उसको 20-30% डाउन पेमेंट करो, जिससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो घट के 0.8% पे आ जाएगा, 0.7 पे आ जाएगा, 0.9 पे आ जाएगा। तो उससे क्या होगी, आप कम इंटरेस्ट पे करेंगे और ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे, तो आप उस लोन को जल्दी से जल्दी साफ़ कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बैंक आपको ऑप्शन देता है कि हर साल आप एक एक्स अमाउंट मैक्सिमम अपने लोन का पार्ट पे आउट कर सकते हो, प्रिंसिपल का पार्ट पे आउट कर सकते हो। अगर सपोज़ करो, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपने 100,000 यूरोज़ या फिर 1 लाख यूरोज़ का लोन लिया है, तो आपका उसमें से हर ईयर आप हर साल आप 7,000, 8,000 प्रिंसिपल पे कर रहे हो, 7-8 हज़ार उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो। तो उस इंटरेस्ट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि बैंक आपको अलाउ करता है कि 5% या 6% या 8% आप प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो आपको उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। वो कोशिश करो कि हर साल आप कुछ अमाउंट क्लियर करते जाओ, जिससे क्या होगी, आने वाले सालों में आप इंटरेस्ट वाला पार्ट कम पे करोगे और प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा पे करोगे, क्योंकि एट द एंड तो जो मंथली रेट है, इंस्टॉलमेंट है, वो तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल वाला पार्ट बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट वाला पार्ट घटता हो जाएगा। तो इससे प्रिंसिपल आप अपना जल्दी क्लियर कर पाओगे। इसके अलावा एक ड्यूरेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग सोचते हैं कि चलो मैं 10 साल के बजाय 15 साल का लोन ले लेता हूँ, इससे मेरी मंथली जो किस्त है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो 200 यूरो कम हो जाएगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जब भी आप 12 से 15 साल का लोन लेते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों ना आप बेशक 100-150 यूरो किस्त एक्स्ट्रा पे करो, 100-150 यूरो इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पे करो, जिससे कि आपको इंटरेस्ट पे कम करना पड़े। हालाँकि मंथली आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाटएवर यू आर पेइंग, आप उसके ओनर हो, वो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी के लिए पे कर रहे हो, आप बैंक को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आपको टैक्स सेविंग भी मिलेंगी हर साल जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो आपको कुछ टैक्स सेविंग भी मिलती है। एग्जैक्टली कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ डेफिनेटली वो थोड़ी सी टैक्स सेविंग्स आपको मिलती हैं।
तो इन तरीकों से आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली रेट को कम कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यूरोप में नौकरी ढूंढ रहे हो, जर्मनी में नौकरी ढूंढ रहे हो, यूके में नौकरी ढूंढ रहे हो, आप स्किल्ड पर्सन हो, सॉफ्टवेयर से हो, डेवलपर हो, ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर हो, सेल्स से हो, मार्केटिंग से हो, फार्मा से हो, अकाउंटिंग से हो, या फिर किसी और हाई डिमांड एरिया से हो और आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो कि इस लिंक पर जाकर मेरी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, वो सारी मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपको वो इंटरव्यू कॉल्स आएँ, आप उन इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सको और आप यहाँ पे मूव हो सको। चलो अब आगे वीडियो में चलते हैं। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीद लिया है, अब टाइम आ गया है कि उस पे इनकम ली जाए, उस पे रेंटल इनकम ली जाए। तो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी या फिर किसी होटल बुकिंग वेबसाइट पर लिस्ट कर दो, और उस पर लिस्ट करने से पहले कि आप उसको अच्छे से फर्निश करो, उसमें एक अच्छा सा बेड लगाओ, कोई चेयर लगाओ, सोफ़ा लगाओ, कोई अच्छा सा फ्रिज लगाओ, किचन को फर्निश करो। तो इस तरीके से जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फर्निश कर दोगे तो आपको एक अच्छा रेंट मिलेगा, जो कि 70 यूरोज़ टू 100 यूरोज़ भी हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है तो इवन 100 यूरोज़ पर नाइट से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करो तो आपकी मंथली इनकम 2000 से 3000 यूरोज़ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए, इस इनकम को सेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी को लिस्ट करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने जो अपनी लिस्टिंग है उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आ रही है। तो काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल है स्टार्टिंग में, बट मैनेजेबल है। उसके अलावा मान लो आपकी वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही है, किसी ने 3 दिन के लिए बुक किया, नेक्स्ट टाइम किसी ने 4 डेज़ के लिए किया, नेक्स्ट टाइम किसी ने 7 दिन के लिए किया। इस तरीके से पूरे 30 दिन तक आपकी बुकिंग रही। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको इनकम तो मिल गई, लेकिन वो एक तरीके से बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हर बार कोई आएगा, कोई जाएगा, फिर आपको देखना है कि वो प्रॉपरली जब वो खाली कर रहा है, जब वो जा रहा है, तो सब कुछ ठीक है, कुछ ब्रेक तो नहीं हुआ। उसके अलावा उसकी क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग और घर की सफाई, उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए होगा जो कि रेगुलरली उसको क्लीन अप करे। तो एक थोड़ा हैसल वाला काम है, बट प्रॉफिटेबल है। अगर आपको लगता है कि आप उसको मैनेज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको रेंट आउट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली, उसको लिस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हॉलीडे पीरियड में यहाँ पे ऑलमोस्ट बुकिंग सब कुछ बुक्ड रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली रेंट आउट हो ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ऑप्शन है, अगर आप इतनी हैसल से नहीं निकलना चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप फुल टाइम वर्किंग हो, थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हो कि वो आप उस प्रॉपर्टी को, उस घर को किसी फैमिली को या फिर स्टूडेंट्स को रेंट पर दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको वो मंथली रेंट देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने प्रॉपर्टी शहर में खरीदनी है, जब आप उसको सिटी के अंदर खरीदोगे तो आपको 1000-1200 यूरो, 1300 यूरो रेंट मिल जाएगा, जो कि आपकी फिक्स्ड इनकम हो जाएगी अगले 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जब तक वो टेनेंट वहाँ पे है। जब वो टेनेंट उसको छोड़ के जाएगा तो अगला टेनेंट आएगा, फिर वो वहाँ पे रहेगा, आपको फिर से रेंट पे करेगा। तो एक तरीके से वो स्टेबल इनकम होगी आपकी, जो कि आपकी ईएमआईज़ को भी कवर करेगी, इंस्टॉलमेंट्स को कवर करेगी, आपके रेगुलर एक्सपेंसेस को कवर करेगी, जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, आपको बिल्डिंग को पे करना पड़ता है, जो कि पूरी बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती है, सफाई होती है, कूड़ा कचरा उठाना वाले जो लोग आते हैं, उन सब का सारा खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक फ़िक्स अमाउंट पे करना होता है, ठीक है? हालाँकि कुछ पार्ट आप टेनेंट को भी चार्ज कर सकते हो, पूरा नहीं लेकिन कुछ पार्ट उसमें से आप चार्ज कर सकते हो टेनेंट को। तो वो चीज़ है। उस तो वो सारी चीज़ें आपकी उस फ़िक्स रेंटल इनकम में कवर हो जाएँगी और आपका मंथली रेट भी चला जाएगा। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उसको लिस्ट कर दो एयरबीएनबी या किसी और होटल बुकिंग वेबसाइट पर, या फिर किसी फैमिली को रेंट पर दे दो, स्टूडेंट्स को रेंट पर दे दो। तो इस तरीके से ये 2 ऑप्शन से आप मैनेज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में इट विल गिव यू द बेनिफिट्स। आप लॉन्ग टर्म में सोच सकते हो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आपने इसको बेचना है, अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो और आपका मंथली रेट भी जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी डील है मैं कहूँगा। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मेरे पास और भी कंटेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, जो कि मैं फिर कभी बैठकर बनाऊँगा इसके बारे में कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट या लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हो। सो इन द एंड आई वुड से हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो।